हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 11th। और जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चों कि हम अपना 7th चैप्टर कर रहे थे, तो चलिए इसे कंटिन्यू करते हैं। और आज का जो हमारा विषय है वो रहेगा विज्ञान और दर्शन, यानी कि इस क्षेत्र में अरब का क्या योगदान था। ये हम जो है अपनी लास्ट वीडियो में भी कर रहे थे और इसका कुछ जो हिस्सा है वो रह गया था, जिसे हम अब डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए, जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि मध्यकाल में जो गिरजाघर और मठों में रहने वाले जो विद्वान थे, उन्होंने यूनान और रोम के विद्वानों की कृतियों से जो है काफ़ी वो परिचित थे। क्योंकि उन्होंने इनका गहन अध्ययन कर रखा था। और 14वीं शताब्दी में अनेक विद्वानों ने प्लूटो और अरस्तु के ग्रंथों के अनुवादों को भी पढ़ना शुरू कर दिया था। प्लूटो और अरस्तु कौन थे? यूनान के विद्वान थे और काफ़ी प्रसिद्ध थे। इन्होंने जो है दर्शन शास्त्र या मतलब बहुत सारे विषयों पर जो है गहराई से इन्होंने अध्ययन किया और अपने ग्रंथों की रचना की, जिससे मतलब जो दुनिया है ज्ञान से, इनके द्वारा दिए गए ज्ञान से अवगत हुई है। इसके बाद देखिए कि इसके लिए वे कौन है यहाँ पर? विद्वान है। जो भी विद्वान थे, इसके लिए वे अरबी विद्वानों के ऋणी थे। अब ये देखिए, विद्वान पढ़ तो रहे थे प्लूटो, अरस्तु या अन्य विद्वानों के ग्रंथों को, लेकिन अरब वासियों के वे क्यों ऋणी थे? क्योंकि अरब वासी क्या कर रहे थे? उसका अनुवाद कर रहे थे। क्योंकि देखिए, उन्होंने अतीत की पांडुलिपियों को सुरक्षित किया तथा उनका अनुवाद किया। तो देखिए, ये जो कार्य था बड़ा ही जिम्मेदारी का कार्य था। अरबी जो विद्वान थे, इन्होंने पांडुलिपियों को संभाल के ही नहीं रखा बल्कि इन्होंने उनका जो है बहुत ही ध्यानपूर्वक अनुवाद भी करा। और जो है अनुवाद करते वक्त जो बहुत सारी जो ज़रूरी जानकारियाँ थी, उनको भी ध्यान में रख करके इन्होंने जो है इतना बड़ा योगदान किया। तो ये देखिए, दो विद्वानों के नाम हैं जो महान दार्शनिक थे। जैसे प्लूटो है, प्लूटो को यूनानी में जो है अफलातून, यूनान के लोग जो है इन्हें अफलातून कहते थे। और एरिस्टोटल को अरस्तु कहा जाता था यूनानी भाषा में। तो देखिए, यूरोप के जो विद्वान थे यूनानी ग्रंथ का अरबी अनुवाद पढ़ रहे थे। यूरोप के जो भी विद्वान थे, इन्होंने क्या किया? इन्होंने विद्वानों के द्वारा जो भी ग्रंथ लिखे गए, अरब देशवासियों ने, अरब के जो विद्वान थे, उन्होंने क्या किया था कि इन महान जो महान ये जो दार्शनिक थे, इनके जो ग्रंथों को अन्य भाषाओं में या अरबी भाषा में इनका अनुवाद किया, जिसे पढ़ना आसान हो गया। और यूरोप के विद्वानों ने इनका काफ़ी गहराई से अध्ययन किया। दूसरी तरफ जो यूनानी विद्वान हैं, अरबी और फ़ारसी विद्वानों की जो कृतियों का जो अन्य यूरोपीय लोगों के बीच में प्रसार भी कर रहे थे, साथ में इसका अनुवाद भी कर रहे थे। तो देखिए, दूसरी तरफ यूनानी विद्वान क्या कर रहे थे कि अरबी और फ़ारसी विद्वानों की कृतियों का अध्ययन कर रहे थे। और जो यूरोप के बीच में यूरोप के लोगों के बीच में क्या कर रहे थे? इन अनुवादों का प्रसार कर रहे थे। तो आपको शायद समझ में आया ये बात कि जो है ये लोग आपस में जो है एक दूसरे के जो ग्रंथों का अध्ययन कर रहे थे। इनके द्वारा जो भी जानकारियाँ एकत्रित की गई थी, जो भी मतलब जो भी हमारे ज्ञान विज्ञान की बातें थी, जो भी दर्शन शास्त्र की बातें थी, ये लोग एक दूसरे जो देश हैं, एक दूसरे देशों के द्वारा या दूसरे देशों के जो है विद्वानों के द्वारा जो भी कुछ लिखा गया था उसका अध्ययन कर रहे थे। यानी कि ये एक दूसरे के एक्सपीरियंस को शेयर कर रहे थे और उसको पढ़ करके और भी जैसे उससे ज़्यादा ज्ञान अर्जित कर रहे थे। तो देखिए, कुछ जो ग्रंथों के नाम, जैसे ग्रंथ में जो विषय होते हैं, ये मतलब देखिए, इस कोई भी ग्रंथ है जैसे विद्वान का, तो उसके अंदर विषय कौन कौन से होते हैं? जैसे प्राकृतिक विज्ञान है, जैसे और गणित है, खगोल विज्ञान है, औषधि विज्ञान है, रसायन विज्ञान है। ये सभी जो है ग्रंथों के अंदर इन सभी विषयों का ज्ञान जो है एकत्रित होता है। और इन सभी का अध्ययन करने से जो है विद्वान जो लोग थे, इन सभी का गहराई से अध्ययन करते थे और उस समय की जानकारी को प्राप्त करते थे। इसके बाद देखिए, कुछ जो अनेक महान ऐसे मुस्लिम लेखक भी हुए थे जो महान जो हैं ज्ञानी माने जाते थे या विद्वान माने जाते थे, जिनमें से कुछ का नाम प्रसिद्ध है। जैसे ये इब्न सीना है, अल राज़ी है। स्पेन के भी जो अरबी दार्शनिक थे, जैसे
रुशद है, ये नाम थोड़े अजीब से लगेंगे आपको, लेकिन जो है ये महान जो है ये महान ज्ञानी लोग होते थे। इन्होंने क्या किया, जो है धार्मिक विचारों के बीच के तनावों को सुलझाने की चेष्टा की। यानी कि इन्होंने जो धार्मिक विश्वास थे और मतलब धार्मिक विश्वासों को लेकर के जो अंधविश्वास समाज में फैले हुए थे, इनको दूर करने का प्रयास किया। और इनकी जो पद्धति है उसको ईसाई चिंतकों ने भी अपनाया। जैसे विदेशों में आपको पता है, विदेशों का जो पश्चिमी देश है, लगभग जो है ईसाई धर्म को अपनाने वाले लोग हैं। तो ये जो ईसाई धर्म को मानने वाले लोग थे, ईसाई लोग थे या ईसाई चिंतक थे, उन्होंने जो है इनके द्वारा लिखे गए लेखों को या इनके द्वारा लिखे गए विषयों को ध्यानपूर्वक मतलब पढ़ा और उनसे जो है ज्ञान को एकत्रित किया। इसके बाद देखिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मानवतावाद या मानवतावादी। तो देखिए मानवतावादी कौन होते थे, कैसे विचारधारा होती थी ये, और इनके तहत ये मतलब समाज को किस दृष्टि से देखते थे, इसके विषय में हम जो है अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। देखिए इस विचारधारा वाले लोगों का मानना था कि अभी हमें संसार में बहुत सी चीज़ें देखनी है या चीज़ें जाननी है जिसके बारे में हम नहीं जानते। यानी मानवतावादी विचारधारा के जो लोग थे वो जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते थे और उन्हें लगता था कि संसार में ऐसी बहुत सारी ऐसे विषय हैं, ऐसी बहुत सारी जानकारियां हैं जिनके बारे में उन्होंने अभी तक नहीं मतलब पढ़ा है या नहीं जाना है, उन्हें अभी इनके बारे में जानना बाकी है। तो वे अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाने के लिए अलग अलग तरीकों का प्रयोग करते थे। यानी कि जो भी जानकारियां वे इकट्ठी करते थे, एकत्रित करते थे, तो उस जानकारियों से लोगों को अवगत कराने के लिए वो अलग अलग तरीकों का जो है वो प्रयोग करते थे। यद्यपि जो है विद्यालयों में पाठ्यक्रम जो सिलेबस होता था, क्योंकि देखिए उस समय क्या था कि जो विद्यालय होते थे या विश्वविद्यालय होते थे, ज़्यादातर जो है कानून, आयुर्वेद और धर्मशास्त्र ये ऐसे विषय होते थे जिनके ऊपर अधिक बल दिया जाता था और इनको बड़ा ही मतलब रुचिकर माना जाता था। और जो लोग होते थे वो इनका अध्ययन करना बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। लेकिन क्या है कि मतलब इसके बावजूद भी, यानी इतना मतलब इन विषयों का दबदबा होने के बाद भी ये लोग क्या करते थे कि जो मानवतावादी विषय है उनको भी धीरे धीरे जो है स्कूलों में पढ़ाया जाने लगा था। यानी कि स्कूलों में इन्होंने जो है मानवतावादी जो विषय है इनको भी स्कूलों में जो है पढ़ाए जाने पर जोर दिया गया था। और देखिए यह जो विषय है केवल इटली में ही नहीं अपितु यूरोप के अन्य देशों में भी जो है ये पढ़ाया जाने लगा। ये जो विषय है ये बहुत ही ज़्यादा मतलब जो लोगों को पसंद आता था और इनका मानना ये था कि जो लोगों को मानवतावादी विचारों से भी अवगत करवाया जाए। इसके बाद देखिए जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कलाकार और यथार्थवाद। तो देखिए चलिए इसमें मानवतावादियों ने अपने विचारों को फैलाने के लिए सिर्फ शिक्षा का ही नहीं बल्कि कला, वस्तुकला, ग्रंथों का भी जो है उपयोग किया। यानी कि वे इन कलाओं, वस्तुकलाओं और ग्रंथों के माध्यम से अपने विचारों को जो है फैला रहे थे। पुराने चित्रकारों से नए चित्रकारों को प्रेरणा मिल रही थी। यानी कि देखिए कला के क्षेत्र में अगर देखें तो जो पुराने चित्रकार जो थे, इनसे जो नए चित्रकारों को प्रेरणा मिल रही थी। ये चित्रों के माध्यम से जो है अपने विचारों का प्रचार प्रसार कर रहे थे। रोम संस्कृति के भौतिक अवशेषों की खोज की गई। यानी कि जो रोमन संस्कृति है जो विलुप्त होती जा रही थी, उसके जो अवशेष हैं उनकी खोज की गई, उन्हें पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया। रोम साम्राज्य के पतन के 1000 साल बाद भी उसके खंडरों में जो है कलात्मक वस्तुएं मिली हैं। यानी कि जब रोमन जो संस्कृति है जो विलुप्त होती जा रही थी, जिसका पतन होता जा रहा था, उसके अवशेषों के रूप में जो खंडरों में जो है कुछ ऐसे अवशेष मिले थे जिनसे जो है इन लोगों को जो है प्रेरणा मिलती थी। और देखिए जो 1416 में
दोना तल्लों ने सजीव चित्र बनाकर नई परंपरा को कायम किया। तो देखिए ये जो थे एक चित्रकार थे, महान चित्रकार थे, इन्होंने जो है ऐसा चित्र बनाया बिल्कुल सजीव, जैसे मतलब जो देखने में बिल्कुल वास्तविक लगे। यानी कि ये कलाकार थे जो ऐसे ऐसे जो कलाकार उभरे हैं अतीत में कि उन्होंने ऐसे चित्र बनाने प्रारंभ किए जो बिल्कुल सजीव, यानी जो बिल्कुल जो सच्चे लगते थे, और इन्होंने ऐसी एक नई परंपरा को कायम किया। और ये सारी वीडियो आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी बेटा, सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो को अगर आप बार बार देखेंगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।